प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। इसके अतिरिक्त आज की प्रॉब्लम जो है वह प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 9 है। एक्सरसाइज 3.4 की प्रॉब्लम है, पेज नंबर 86 पर है। क्लियर? तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये आपको दो त्रिकोणमितीय समीकरण दिए हुए हैं। इन दोनों त्रिकोणमितीय समीकरणों का आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, जैसा कि आप जानते हैं और आपको जानकारी होना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं उनके दो प्रकार के हल होते हैं। एक हल होता है उसे कहते हैं मुख्य हल, और एक हल जो होता है उसे कहते हैं व्यापक हल। तो आपसे आज जो है व्यापक हल पूछा है, मुख्य हल नहीं पूछा है। तो देखिए, पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 कर दिखला रहे हैं। पहले हम सवाल उतार ले रहे हैं। sin 2x प्लस cos x बराबर 0। इस पहले वाले पद में जो sin 2x है इसमें हम sin 2a का सूत्र लगा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। हो सकता है कि आपकी पुस्तकों में sin 2x के रूप में लिखा हो, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पर 2a का अगर हम सूत्र लगा रहे हैं तो 2a के स्थान पर 2x काम कर रहा है, और अगर 2x का सूत्र लगा रहे हैं तो 2x के स्थान पर 2x काम कर ही रहा है। तो जब इसमें हम सूत्र लगाएंगे ये वाला या ये वाला कहिए, तो आपको फल प्राप्त होगा 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए, एक पद तो ये है और एक पद ये है LHS में। इन दोनों पदों में cos x कॉमन आ रहा है, इसलिए हम cos x कॉमन ले लेंगे, या ये कहिए कि इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, मतलब एक ही है दोनों बातों का। जैसा कि आप जानते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, और मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं। यदि मान लीजिए a और b दो राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो या तो a का मान 0 होगा या b का मान 0 होगा, या a और b दोनों का मान 0 होगा। तो जब हम समीकरणों को हल कर रहे होते हैं तो 2 या 3 या 4 गुणनखंड होते हैं उनमें, और उनका गुणनफल जो है 0 आ रहा होता है, तो हमारे लिए नियम ये है कि हम प्रत्येक बार एक एक को 0 लेकर उसका हल ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक गुणनखंड ये है और एक ये है, तो एक बार हम इसको 0 लेकर हल करेंगे और एक बार इसको 0 लेकर हल करेंगे। तो जब इसको 0 लेकर हल कर रहे हैं तो हमें फल प्राप्त होगा cos x बराबर 0। जैसा कि मैंने आपको एक बार बतलाया था, यदि cos x बराबर 0 होता है तो उसका व्यापक हल होता है x बराबर n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो इस नियम के आधार पर इसका व्यापक हल हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैसे ही आपका ये आंसर आ चुका है, लेकिन यदि आपको पुस्तक से आंसर मिलाना है तो इसमें आप ऐसा कीजिए, पहले इसका आप LCM ले लीजिए 2, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे 2n पाई प्लस पाई, और इसमें से अंश में से आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2। इस प्रकार से ये आंसर आपको पुस्तक से ही मिल जाता है। आंसर आप यहाँ पर छोड़ना चाहें यहाँ पर छोड़ दें, और इतना लिखना चाहें तो इतना लिख दें। अब यहाँ पर एक बात आपको और लिखनी पड़ती है, ये n क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जहाँ n बिलोंग्स टू z। z जो होता है पूर्णांकों का समुच्चय होता है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक आते हैं, साथ ही साथ 0 भी आता है।
तो ये आपका उत्तर हो गया। अब ये दूसरा गुणनखंड है हमारा, एक बार इसको जीरो लेकर हल करेंगे तो इससे हल प्राप्त होगा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 sin x इज इक्वल टू -1, sin x इज इक्वल टू -1/2। जैसा कि आप जानते हैं sin x के लिए रेंज जो होती है वो ये रेंज होती है π/2 से लेकर -π/2 तक। तो अब हमारे लिए यहां पर ये हमारा ये आया sin α बराबर -1/2। RHS में जो -1/2 लिखा हुआ है इसको आप मानेंगे sin α बराबर -1/2। तो इससे आपको अल्फा का ऐसा कोण ज्ञात करना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, साथ ही साथ इस रेंज के अंदर पड़े। तो इस रेंज के अंदर sin का मान नेगेटिव भी आ जाए और 1/2 भी आ जाए। इसके लिए अल्फा का मान आपको लेना पड़ेगा -π/6, π/6 माइनस के। क्लियर? तो इस और आप ये भी जानते हैं यदि sin x बराबर sin अल्फा होता है तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर n पाई प्लस -1 की घातांक n इंटू अल्फा। तो अब यहां पर अल्फा का काम तो कर रहा है -π/6 और ये साइन का प्रश्न है, इसलिए इसमें x का व्यापक हल होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6। ये आपका आंसर आ गया उत्तर। और आप यहां पर लिखिए जहां n बिलोंग्स टू z, लेकिन ये प्रश्न जो ये उत्तर जो है पुस्तक माला से नहीं मिल रहा है। प्रश्न में जो उत्तर माला है उससे आंसर नहीं मिल रहा है, उसमें दूसरा आंसर दिया हुआ है, वो भी मैं आपको समझाई देता हूं। पुस्तक माला में जो उत्तर दिया हुआ है वो उत्तर दिया हुआ है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। ऐसा है कि हमारे लिए sin x जो लिखा हुआ है sin अल्फा हमने जो माना है ये -1/2 माना है। तो हमने तो अल्फा का मान जो है वो इसकी जो रेंज है -π/2 से लेके -π/2 तक उस रेंज में लिया है। पुस्तक वालों ने इसका आंसर जो है वह इस चतुर्थांश में ले लिया है, तीसरे वाले चतुर्थांश में। यदि तीसरे चतुर्थांश में कोण होगा तो उसमें भी साइन की वैल्यू जो है वह नेगेटिव आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। और इसमें जब हम लेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा हमारा पाई प्लस π/6, तो बन जाएगा 7π/6। तो इस प्रकार से अगर आप ये आंसर लिखना चाहते हैं तो ये आंसर लिख दीजिए। लेकिन मेरे विचार से यहां पर चूंकि इसका मुख्य मान जो है -π/6 निकल कर आएगा, इसलिए -π/6 लिखना अधिक उचित है। आप अगर ये लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख दीजिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर -1 की होल पावर n इंटू 7π/6, 7π/6 और लिख दीजिए जहां n बिलोंग्स टू z। उत्तर आपका मन है आप उत्तर ये वाला लिखिए, आपका मन है आप उत्तर ये वाला लिखिए, लेकिन मेरे विचार से ये उत्तर लिखना अधिक अच्छा है। क्लियर? अब आपको मैं प्रश्न नंबर 9 समझा रहा हूं। प्रश्न नंबर 8 जो है पहले मैं आपको समझा चुका हूं किसी और वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है
साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। इस समीकरण को हल करने के लिए पहले हमारे लिए इसमें 1 2 3 पद जो दे रहा है LHS में, इन पदों को एक रीअरेंज करना पड़ेगा, एक ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा प्रश्न सुगमता से हल हो जाए। तो इसके लिए नंबर 1 पर हम ये लिख लेंगे, नंबर 2 इसे दे देंगे और नंबर 3 पर हम ये लिख लेंगे। अर्थात जब हम इन पदों को रीअरेंज करेंगे, ठीक प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, तब हमारे लिए फल प्राप्त होगा साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x बराबर 0। क्लियर? अब देखिए ये दो पद जो हैं साइन 5x और साइन x, इसमें हम साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगा देंगे। हो सकता है आपकी पुस्तक में ये सूत्र साइन x प्लस साइन y के रूप में दिया हो, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। यदि आपको ये सूत्र इस प्रकार से याद है, साइन c प्लस साइन d, यहाँ पर c का काम कर रहा है 5x और d का काम कर रहा है x, और प्लस का चिन्ह भी बीच में है, तो इसका मतलब, और साइन का भी है, तो इसका तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। ये बराबर होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। क्लियर? अगर आपकी पुस्तक में ये सूत्र है या आपको याद है, तो आप इसके स्थान पर लिखेंगे 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। चाहे आप ये सूत्र को मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, जो सूत्र आपको याद है आप उसी को समझते हुए इस प्रश्न को हल कीजिए। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये हम साइन c प्लस साइन d का मान के कर रहे हैं, तो ये एंगल जो c का काम कर रहा है और ये एंगल d का काम कर रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लाइन प्राप्त होगी 2 साइन 5x प्लस x/2 इंटू कॉस 5x माइनस x/2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 1 6/3 आएंगे, 6x/3 आएंगे, 6x/2 आएंगे, तो वो 3x हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे हम साइन 3x इंटू 5x में से 1x जाएगा, 4x बचेंगे, उसको हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बचाएगा cos 2x, तो cos 2x हमारा ये लिख जाएगा, और ये वाला पद वैसा का वैसा उतर जाएगा, साइन 3x बराबर 0। देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों के बीच में पॉजिटिव प्लस का चिन्ह है, और इन दोनों पदों में साइन 3x पद जो है वे समान 1 से हैं, इसलिए इसको हम कॉमन ले सकते हैं, या आप ये कहिए हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं। ये आपको गुणनखंड करना, कॉमन लेना आदि आना चाहिए। तो इससे आपको फल प्राप्त होगा साइन 3x ब्रैकेट 2 कॉस 2x प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब देखिए ये कई बार आपको बतला चुका हूँ मैं, एक राशि ये है और एक राशि ये है, इन दोनों राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसलिए इस समीकरणों को जब इस प्रकार से हल कर रहे होते हैं तो एक बार हमें इसे 0 लेना पड़ता है, एक बार हम इसे 0 लेंगे। तो पहले हम इसको 0 लेकर हल करेंगे, बाद में इसको 0 लेकर हल करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे लिए 2 हल प्राप्त होंगे, एक इस पोर्शन से, एक इस पार्ट से। तो यहाँ पर लिख देंगे, यदि साइन 3x बराबर 0 तब 3x बराबर n पाई। देखिए ऐसा ही आपको जानकारी होना चाहिए, यदि साइन x बराबर 0 होता है तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर n पाई। तो यहाँ पर एंगल 3x है, इसलिए हो जाएगा 3x बराबर n पाई, और सिंप्लीफाई करिए तो x बराबर फल आपको प्राप्त होगा n पाई/3। ये 3 हर पहुँच जाएंगे RHS के। और यहाँ पर आप लिख दीजिए, जहाँ
n बिलोंग्स टू z उत्तर। इस प्रकार से ये आपका पार्ट पूरा हो गया। अब इस पार्ट की बात करते हैं। यहां पर लिखेंगे यदि 2 cos 2x + 1 = 0 तब 2 cos 2x = -1 और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा cos 2x = -1/2। क्लियर। अब वो cos के लिए जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक। यहाँ पर जो अल्फा का मान लगाते हैं वह मान इसका मुख्य हल लगाते हैं। इसका जो मुख्य हल है, इसका मुख्य हल जो है इस रेंज के अंदर पड़ेगा और इस रेंज के अंदर ऐसा कोण जिसके लिए cos का मान -1/2 हो 2π/3 होता है। तो इसलिए इसको हम मान सकते हैं, ये लिखा हुआ है cos 2π/3। क्लियर। अब यहां पर अल्फा का काम ये कर रहा है इतना, तो 2 cos x बराबर हो गया cos 2π/3। और जैसा कि आप जानते हैं यदि cos में समीकरण होता है cos x बराबर cos अल्फा होता है तो x बराबर होता है 2nπ ± अल्फा। तो हम यहाँ पर ये वाला कोण जो है हमारा 2π/3 ये अल्फा का काम कर रहा है। तो फल हमारे लिए प्राप्त होगा, इसको हल करके आगे समीकरण के लिए 2x बराबर यही सूत्र लगाएंगे जो अभी आपको बताया था हमने, 2nπ ± 2π/3 और हमें मान x का निकालना है, इसलिए इस पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर देंगे तो फल प्राप्त होगा x = nπ ± π/3। और आप लिख दीजिए जहां n बिलोंग्स टू z। ये लिखना आवश्यक होता है इन त्रिकोणमितीय समीकरण में। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एक तो आपके नंबर भी कुछ हो सकता है एग्जामिनर काट ले, दूसरी बात आपको जानकारी भी होना चाहिए। आपको एग्जाम में भी नंबर अच्छे लाने हैं और सीखना भी है, तो सीखने के दृष्टिकोण से आपको जानकारी होना चाहिए कि इन त्रिकोणमितीय समीकरण का जब हल लिखते हैं तो लास्ट में जरूर लिखना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है, उत्तर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां और 9वां मैंने आपको भी समझा दिया, 8वां पहले समझा चुका हूं और इससे पहले के कई प्रश्न पहले समझा चुका हूं। आप उन वीडियो को देख लीजिए, पढ़िए, लाभ उठाइए, सीखिए। आज की बात पूरी होती है। अब फिर अगली बार किसी नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।